नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव है। चुनाव को देखते हुए वहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। अब सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उसके घोषणा पत्र में है कि क्या यूसीसी की जरूरत सिर्फ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में है, बाकी देश में नहीं है। अगर है तो उसको पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया जाता, सिर्फ हिमाचल प्रदेश और गुजरात में क्यों। एक सवाल यह भी है कि उत्तराखंड चुनाव से पहले इन्होंने वादा किया था कि वो सत्ता में आएंगे तो यूसीसी लागू करेंगे। आइडियली देखा जाए तो अगर इन्हें करना होता तो ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। चलिए ठीक है, इन्होंने घोषणा पत्र में डाला, उसके बाद कमेटी बन गई। उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके लिए व्यापक चर्चा की जरूरत है। आप किससे चर्चा करना चाहते हैं, हिंदू से? तो ज्यादातर लोग हिंदू ही देख रहे होंगे। आप में से बता दीजिए कि आप में से कितने लोग यूसीसी के साथ है और कितने लोग विरुद्ध में है। तो हिंदू तो उससे एग्री करता ही है। आप चर्चा किसके साथ करना चाहते हैं? जो आपके साथ चर्चा करना ही नहीं चाहते वो भारत के कानून को नहीं मानते। एक और वाक्य याद दिला देता हूं, अभी हाल की घटना है, कुछ दिन पहले की ही बात है। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डली तो केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया, मतलब कि जवाब दिया, इन्हीं के पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने वो याचिका लगाई थी कि इस याचिका में सुनने योग्य कुछ भी नहीं है, इसको जुर्माने के साथ खारिज किया जाए। और कोर्ट सरकार को आदेश नहीं दे सकती किसी भी कानून को बनाने के लिए, मतलब कोर्ट इनको बाध्य नहीं कर सकती। उस यूसीसी को लेकर आप मना करते हैं, आप ये बोलते हैं कि इसके लिए व्यापक चर्चा की जरूरत है और जब समय आएगा तो इसका प्रपोजल लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजा जाएगा। अब सवाल यह भी है कि आप उस याचिका को खारिज करवाते हैं, दूसरी तरफ चुनाव है तो वहां आप यूसीसी लाना चाहते हैं। बात उत्तराखंड की है तो इनका रिपोर्ट बनते बनते रायशुमारी करते करते अगला चुनाव आ जाएगा। चुनाव में यह बताया जाएगा कि लगभग सारा डेकोरम पूरा हो चुका है, बस सत्ता में आएंगे, सत्ता में आते के साथ ही यूसीसी लागू कर देंगे। मेरे लिए यूसीसी ज्यादा मायने नहीं रखता, इसलिए मायने नहीं रखता कि जिनके लिए यूसीसी लाना है वो भारत के कानून को मानते नहीं है और समय काफी हद तक हाथ से निकल चुका है। अब जो ये यहां पे मास्टर स्ट्रोकवादी जमाती है वो बताएंगे कि अच्छा भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी तो कौन करेगा। तो मैं तो यही बोल रहा हूं, ना भारतीय जनता पार्टी करेगी ना कोई अन्य करेगा। अब सवाल यहां पर ये भी होंगे कि चलो एक पार्टी है जो बात करती है, बात करने के लिए सत्ता में होने की क्या जरूरत है? बात करने के लिए तो आप हम भी कर सकते हैं, कर भी रहे, लेकिन ये लोग सत्ता में भी रहकर इस तरह की बातें करेंगे जिन बातों का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि ये भी सुनते ही होंगे आप कि इनके सत्ता में आने के बाद हिंदू जाग गया, तो जागकर गला कटाने से अच्छा है कि सोए रहे। जैसा कि पहले होता था, जैसा कि बताया ये जाता था कि 2014 से पहले मुस्लिम होता था, 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम होने लगा, तो जो भी होता था किसी के सर कलम नहीं हो रहे थे। 1947 के बाद पहली ये सरकार है जिसके शासनकाल में लोगों के सर कलम हो रहे हैं। अब ये बता देंगे कि पहले भी होते होंगे लेकिन पता नहीं चलता था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है तो आज आपके आसपास में क्या हालात हैं, आज से 10-15 साल पहले क्या हालात थे, दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपके यहाँ की अब की हालात और पहले की हालात किस तरह की रही। तो ये तो रही यूसीसी की बात। दूसरा वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड, वक्फ संपत्ति मतलब अल्लाह की संपत्ति। ये बात कौन बोल रहे हैं? धर्मपाल सिंह, इन्हीं के मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा कि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वक्फ संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करे, क्योंकि यह अल्लाह की संपत्ति है और सरकार अच्छे इंटेंशन के साथ सर्वे करा रही है। तो हिमाचल प्रदेश का जो घोषणा पत्र है, जहां पे 96% का अराउंड हिंदू है, अब कितने हैं नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि इन लोगों ने भारी संख्या में बाहरी लोगों को बसाया है। स्लम ड्वेलर्स एक्ट जो इन्होंने पास किया, उसमें क्या था कि जो स्लम में रहते हैं, मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको पक्के मकान दिए जाएंगे। स्लम में कौन रहते हैं और ये लोग घर बनाकर देंगे तो किसको देंगे? अब ये समझना मुश्किल नहीं रह गया। हर कोई समझ सकता है कि किसी हिंदू को तो ये देंगे नहीं, क्योंकि इनका दीन के प्रति जो समर्पण है वो पूरे ग्लोबल है। सिर्फ भारत के दीनी के बारे में नहीं सोचते मोदी, पूरे विश्व के दीनी के बारे में सोचते हैं। मतलब पूरा पूरा उम्मत का सवाल है। तो इनके घोषणा पत्र में है कि जो वक्फ संपत्ति है उसका सरकार कानून के दायरे में सर्वे कराएगी और जो अवैध रूप से कब्जा किए गए संपत्ति है उसको मुक्त कराया जाएगा। वक्फ बोर्ड का संपत्ति कोई और कब्जा कर ले। जो वक्फ बोर्ड आज फेमस हो गया है कि वो आपकी भी संपत्ति के ऊपर दावा ठोक सकता है, फिर आपको प्रूव करना है कि वो आपकी संपत्ति है। भारत की तीसरी बड़ी संस्था है जिसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है। तो भारत के बंटवारे के बाद भी भारत में एक वक्फ बोर्ड रह गया ताकि जमीन कब्जा करके फिर से इस्लाम का राज लाया जा सके। तो जमीन कब्जा तो हो ही रहा है, जनसंख्या भी बढ़ाई ही जा रहा है, बॉर्डर खुला हुआ है, भारी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात की है कि उनको फ्लैट भी बनाकर दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि उसको मास्टर स्ट्रोक के नाम पर डिफेंड किया जा रहा है। तो मास्टर स्ट्रोक के नाम पर बेशक आप डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन ये बात अपने आप से झूठ बोलने के बराबर है और ये लोगों के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। देर सवेर लोगों को समझ आएगा, लेकिन तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होगा। आज तो फिर भी हाथ में कुछ है, आने वाले समय में कुछ भी नहीं बचेगा। ये मास्टर स्ट्रोक का खेल चलता रहेगा। नेताओं का क्या है, इनके पास इतनी संपत्ति है, ये विदेश निकल लेंगे, पहली तारीख में निकलेंगे, लेकिन झेलना आम लोगों को पड़ेगा। जो इन्होंने काम किया है उसके परिणाम दिख भी रहे हैं, और जिसको नहीं दिख रहे उसको व्यापक तरीके से आने वाले समय में दिख जाएंगे। दूसरा मामला बलि प्रथा को रोकने से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाला एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखा है कि बोला काली टेम्पल दक्षिण दिनाजपुर में जो पहले से बलि प्रथा चलती आ रही है उसके ऊपर बैन लगाई जाए। अब हो सकता है कि आप में से कई लोग होंगे जो बलि प्रथा के समर्थक होंगे, कुछ लोग विरोधी होंगे, लेकिन ये बलि प्रथा क्यों थी इसके बारे में भी अध्ययन करने की जरूरत है। चलिए आप जो राय भी रखते हो, तो ये एक तरफा क्यों? जब आप बलि के खिलाफ है जो वहां एक मंदिर में दी जाती है, लेकिन बकरीद के दिन लाखों की संख्या में बेजुबान जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, उसको लेकर भी आप कोई पत्र जारी करते हैं, या फिर वहां एनिमल क्रुएल्टी लागू नहीं होता, सिर्फ बलि देने पर लगेगा, हलाल किए जाए तो वहां पे क्रुएल्टी नहीं है। तो ये भारत सरकार का जो दोहरा मापदंड है सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों है? सवाल तो ये भी हो जाता है ना, जैसे जगह जगह कॉरिडोर भी बन रहा है, जैसे कि मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है, तो मैं बता रहा हूं। तो ये सनातन की ग्लोरी लाना चाहते हैं। तो सनातन की ग्लोरी या किसी भी चीज की ग्लोरी लोगों से होती है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आप कोई स्कीम चलाते हैं जिससे हिंदुओं को कोई लाभ होता? तो कोई आप स्कीम नहीं चलाएंगे, स्कीम उधर वालों के लिए चलाएंगे जिनका आपको तृप्तिकरण करना है और जिनकी वजह से आप ये सारे कार्य कर रहे हैं जो कि संविधान के विरुद्ध है। तो उनका आपको तृप्तिकरण करना है, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना है, लेकिन उधर आप कॉरिडोर क्यों नहीं बनवाते? उधर भी तो बनवाना चाहिए, उनकी भी तो ग्लोरी लानी चाहिए। आप मुगलों के इतिहास को पढ़ाने के लिए हमारी धरोहर योजना चलाते हैं, पैसे बांटते हैं, पैसे खर्च करते हैं ताकि वो मुगलों का इतिहास पढ़े। तो जो इतना काम, जो कि आपके सारे काम दीन के लिए समर्पित होते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कॉरिडोर भी उन लोगों के लिए ही बनवाते हैं? भारत जब सेक्युलर स्टेट है तो इनको चाहिए कि हर किसी का एक साथ विकास हो, हर मामले में हो।
लेकिन जहां फायदा पहुंचाना होता है वहां चले जाते हैं, लूटना होता है तो इधर चले जाते हैं। अब जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, एक मामला हिमाचल का ही सामने आया। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री एक प्रत्याशी को बैठने के लिए कॉल कर रहा है। अब इसके लिए अलग अलग नजरिया हो सकता है। जो कृपाल परमार है, मोदी जी को भगवान भी बता रहे हैं, मैं भी कहीं कहीं भगवान बताता हूं। तो वो कृपाल परमार जिनको प्रधानमंत्री का फोन आता है, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। कि प्रधानमंत्री जो संविधान की बात करता है, वो संविधान हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी देता है, लेकिन आप उस प्रत्याशी को बिठाने के लिए कॉल करते हैं। तो हो सकता है कि इसमें आपकी दरिया दिली भी दिखा दी जाए, आपके उच्च विचार भी दिखा दिया जाए, ये भी दिखा दिया जाए कि आप चुनाव को लेकर कितना गंभीर है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं। जो आप किसी प्रत्याशी को इसलिए कॉल कर रहे हैं कि वो चुनाव में बैठ जाए ताकि आपका प्रत्याशी चुनाव जीत जाए। तो ये भी इतिहास में पहली बार हो रहा है। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।